Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome to my channel. Here we are studying the 15th chapter from Home Science class 11th, and the name of this chapter is Health and Wellness, and this video is going to be part 3 from this chapter. So अभी तक आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिएगा। अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, हमने हेल्थ के बारे में पढ़ा, हमने फिटनेस के बारे में पढ़ा, हमने BMI के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि एक्सरसाइज कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, एक्सरसाइज के बेनिफिट्स क्या होते हैं ये हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने वेलनेस के बारे में भी पढ़ा कि वेलनेस क्या होती है, और आज हम पढ़ेंगे डायमेंशंस ऑफ वेलनेस। अ वेलनेस लाइफस्टाइल is associated with good physical health, emotional stability, healthy relationships with family, friends and peers, as well as productivity and satisfaction in one's work and workplace। देखो जो वेलनेस होती है ना, वेलनेस को किससे आप एसोसिएट कर सकते हो? देखो अगर आप फिजिकली हेल्दी हो तब आप कह सकते हो कि आपके अंदर वेलनेस है। अगर आपके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी है तभी भी आप कह सकते हो कि आप क्या हो, अच्छे हो, आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो अच्छी है। ठीक है, हेल्दी रिलेशनशिप्स होने चाहिए आपकी अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, पीयर्स के साथ। साथ ही साथ आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको अपने काम से सेटिस्फैक्शन भी मिलना चाहिए। तभी आप कह सकते हो कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो अच्छी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो डायमेंशंस हैं वेलनेस के उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे सोशल एस्पेक्ट्स की बात की गई है। दिस एम्फसाइजेस द इंटरडिपेंडेंस विद अदर्स, मेकिंग फ्रेंड्स एंड हैविंग मीनिंगफुल, हैप्पी, सेटिस्फाइंग एंड स्टेबल रिलेशनशिप विद अदर्स। तो सोशल एस्पेक्ट में क्या आ जाता है, हमारा सोसाइटी से रिलेशन आ जाता है। कैसा रिलेशनशिप है हमारा हमारी सोसाइटी से, हमारे फ्रेंड्स से, हमारी फैमिली से, हम कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, कितना ज़्यादा हम खुश हैं, कितना ज़्यादा हम सेटिस्फाई हैं, ये चीज़ें आ जाती हैं सोशल एस्पेक्ट के अंदर। सोशल वेलनेस प्रमोट्स द आइडिया दैट it is helpful to contribute to the common welfare of our community than to think only of ourselves। तो देखो जब हम सोशल एस्पेक्ट की बात करते हैं ना, सोशल वेलनेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हम अपने बारे में नहीं सोचते बल्कि अपनी पूरी कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं, अपनी पूरी सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो सोशल वेलनेस का मतलब सिर्फ अपने वेलनेस से नहीं है, अपने फ़ायदे से नहीं है। यहाँ पे हम अपनी कम्युनिटी और अपनी सोसाइटी के वेलनेस के बारे में भी सोचते हैं। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि हमारा सोसाइटी के साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, हम दूसरों के साथ एक हार्मोनी में रहते हों, अपने इन्वायरमेंट के साथ अच्छे से रहते हों, हमारा किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट ना हो अपनी सोसाइटी के मेंबर्स के साथ या अपने इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, तो हम अच्छे से एकदम हार्मनी के साथ रहते हों। ठीक है, तो उसको हम सोशल वेलनेस बोलेंगे। फिर है फिजिकल एस्पेक्ट। फिजिकल वेलनेस क्या होती है? दिस रिफर्स टू डिलिबरेट चॉइसेस फॉर अ लाइफ स्टाइल दैट इंक्लूड्स एडिक्वेट फिजिकल एक्टिविटी, वेल बैलेंस्ड डाइट एंड गुड फिटनेस regime that will help to achieve and maintain optimum body health and well-being। तो इसमें देखो फिजिकल एस्पेक्ट की बात करें तो हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी का लेवल है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, हमें अच्छी खासी फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। ठीक है, हमारी जो डाइट है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। ठीक है, फिटनेस भी हमारी जो है, हमारा जो फिटनेस रूटीन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इन सब को मिला के ही हमारी फिजिकल हेल्थ बनेगी, हम फिजिकली अच्छे रह पाएंगे। मेकिंग हेल्दी लाइफ स्टाइल चॉइसेस दैट अफेक्ट हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज क्रूशियल। तो देखो अगर आप चाहते हो कि आप फिजिकली फिट रहो, आपकी फिजिकल वेलनेस आप में आए, तो उसके लिए आपको हेल्दी लाइफस्टाइल चुननी पड़ेगी, तभी आप हेल्दी रह पाओगे। ठीक है, आप अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी पाओगे। ठीक है, इसके बाद है इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट। दिस encompasses द एक्सटेंट to which one engages in
क्रिएटिव स्टिमुलेटिंग मेंटल एक्टिविटीज़। इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स का मतलब क्या है कि आप कितना ज़्यादा क्रिएटिव हो, आप कितने अच्छे से मेंटल एक्टिविटीज़ कर पाते हो, ठीक है। एन एक्टिव माइंड इज़ क्रूशियल फॉर ओवरऑल वेलनेस। अगर हमको अपनी पूरी वेलनेस को ध्यान में रखना है, चाहे फिजिकल वेलनेस हो, चाहे सोशल वेलनेस हो, तो हमको उसके लिए अपने दिमाग को भी अच्छा रखना पड़ेगा, दिमाग को भी हेल्दी रखना पड़ेगा। बीइंग ओपन टू न्यू आइडियाज, थिंकिंग क्रिटिकली, being creative and curious, and being motivated to master new skills are the keys to intellectual wellness। तो intellectual wellness के लिए कीज क्या क्या बताई गई हैं? पहले तो आपका दिमाग खुला होना चाहिए, आप नए नए आइडियाज़ अडॉप्ट करने चाहिए, ठीक है। आपको हमेशा नए नए आइडियाज़ पे काम करना आना चाहिए, आपको सोचना अच्छे से आना चाहिए, हर मुद्दे पे आपको सोचना आना चाहिए, ठीक है। आप क्रिएटिव हो, क्यूरियस हो चीज़ों को जानने के लिए। साथ ही साथ आप मोटिवेटेड भी होने चाहिए कि आप नई स्किल्स को सीखो। अब ऐसा नहीं, अगर देखो, अगर आपको किसी स्किल को सीखने का मन ही नहीं है, आप मोटिवेटेड ही फील नहीं कर रहे हो, तो फिर आप कैसे उस स्किल को सीखोगे? तो मोटिवेशन भी ज़रूरी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें मिला के ही हमारा इंटेलेक्चुअल वेलनेस बनाती हैं। एन इंटेलेक्चुअली वेल पर्सन यूजेस द रिसोर्सेज अवेलेबल to expand his her knowledge to improve skills along with sharing with other। तो जो एक इंटेलेक्चुअली वेल पर्सन होता है ना, वो रिसोर्सेज का यूज़ करके अपनी खुद की नॉलेज और स्किल्स को तो इम्प्रूव करता ही है, साथ ही साथ वो अपनी स्किल्स को, अपने नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर भी करता है। बेनिफिट्स इंक्लूड इम्प्रूव्ड जॉब परफॉर्मेंस, बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोर नॉलेज एंड अ बेटर चांस टू बीइंग सक्सेसफुल इन लाइफ। तो देखो, अब अगर आपके पास दिमाग अच्छा है, आप क्रिएटिव हो, आप की थिंकिंग कैपेसिटी अच्छी है, आप क्यूरियस हो, आप नए नए आइडियाज़ पे काम करते हो, तो इसके बेनिफिट्स ये होंगे कि आपकी जो जॉब परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगी, आप अच्छे से जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व कर पाओगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले पाओगे, और इन सब का असर ये पड़ेगा कि आप एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ जियोगे, ठीक है। तो सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो माइंड है वो हेल्दी हो, ठीक है। इंटेलेक्चुअल वेलनेस भी ज़रूरी है। इसके बाद है ऑक्यूपेशनल एस्पेक्ट। दिस इज कंसर्न्ड विद द सेटिस्फैक्शन गेन फ्रॉम वंस वर्क एंड हाउ मच वन फील्स एनरिच्ड बाय द वर्क। तो देखो, ऑक्यूपेशनल एस्पेक्ट का मतलब है कि आप अपना जो भी काम कर रहे हो, जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आपका वर्क है, आप उससे कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड हो। अगर आप अपने काम से सेटिस्फाइड होगे तो आप अपने काम को अच्छे से करोगे। द सेटिस्फैक्शन गेन्ड इज रिलेटेड टू पर्सन्स attitude about work, the sense of direction and goals and a feeling of achievement। तो अगर आप अपने काम से सेटिस्फाइड हो ना, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, आप अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करोगे, और आपके अंदर एक फीलिंग आएगी ना कि आपने कुछ अचीव तो किया, आप जो करना चाहते थे लाइफ में, जो प्रोफेशन चूज करना चाहते थे वो आपने किया, आप वो कर रहे हो, तो ये एक फीलिंग आएगी अचीवमेंट वाली, ठीक है। Achieving personal satisfaction and enrichment is in one's life through work is required for adults to have a sense of comfort and satisfaction in life। तो अगर adults को अपनी लाइफ में comfort चाहिए, satisfaction चाहिए, तो उसको अपने काम से satisfaction मिलना चाहिए। अगर वो अपने काम में satisfy feel नहीं कर रहा है, अगर person अपने काम से खुश नहीं है, तो उसको कभी भी comfort नहीं मिलेगा, कभी भी वो लाइफ से satisfy नहीं हो पाएगा, उसे लगेगा यार ये काम मैं कर ही क्यों रहा हूँ। Wellness at workplace is being increasingly focused upon by employers to ensure better employee health, well-being and productivity। देखो, वर्क प्लेस पे जो वेलनेस है ना, उसको इंक्रीज करने के लिए एम्प्लॉयर्स भी काम कर सकते हैं। जैसे जो भी आपके कंपनी के मालिक हैं, जो भी एम्प्लॉयर्स हैं, वो आपको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, आपके लिए कुछ अच्छे, जैसे होता है ना कभी कभी बोनस वगैरह मिलते हैं आपको, आप कुछ अच्छा करते हो तो आपको क्या मिलता है, शाबाशी मिलती है, आपको अप्रिशिएट किया जाता है, तो इससे भी एक सेटिस्फैक्शन मिलता है वर्क प्लेस पे। तो वर्क प्लेस पे वेलनेस लाने के लिए एम्प्लॉयर्स भी कुछ कर सकते हैं, जिससे
जो भी पर्सन उनके अंडर में काम कर रहा है उसको सेटिस्फैक्शन मिले, और जब उस पर्सन को सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो वो और अच्छे से काम करेगा। तो इससे कहीं ना कहीं कंपनी को या इंस्टीट्यूशन को ही फायदा होगा। ठीक है, इसके बाद है इमोशनल एस्पेक्ट। दिस इज क्लोजली रिलेटेड टू द डिग्री ऑफ अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस दैट वन हैज ऑफ वंस फीलिंग। तो देखो यहाँ पे इमोशनल एस्पेक्ट का मतलब यही है कि आप अपनी फीलिंग्स को कितने अच्छे से समझ पा रहे हो। ठीक है, आप कितना ज़्यादा अच्छे से खुद को समझ पा रहे हो। It includes the extent to which one feels positive and enthusiastic about one's self and life, the capacity to appropriately handle and express one's emotion, both positive and negative, how one copes with stress, as well as being able to realistically assess one's limitation। तो इमोशनल एस्पेक्ट में क्या आ जाता है, सबसे पहले तो ये कि आप अपनी लाइफ के बारे में अच्छा फील करते हो, पॉजिटिव फील करते हो, एंथुसियास्टिक फील करते हो, यानी कि एनर्जेटिक फील करते हो। ठीक है, साथ ही साथ जो भी आपके इमोशंस हैं आप उसको एक्सप्रेस अच्छे से करना जानते हो, आप उनको हैंडल करना जानते हो, अपने स्ट्रेस को हैंडल करना जानते हो। अगर आपको स्ट्रेस हो भी रहा है तो उससे बाहर निकलना जानते हो। ठीक है, साथ ही साथ आपको पता है कि आपकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। तो ये सब इमोशनल एस्पेक्ट में आ जाते हैं। अगर किसी पर्सन को ये सारी चीज़ें आती हैं, किसी पर्सन के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं, तो ये कहा जा सकता है कि वो इमोशनली हेल्दी है पर्सन। ठीक है, emotional well-being allows an individual to recognize, understand, experience and express a full range of emotions। तो अगर इमोशनल वेलबींग है आपके अंदर तो वो आपको अलाउ करती हैं कि आप अपने इमोशंस को समझो, उनको रिकॉग्नाइज करो, ठीक है, उनको एक्सप्रेस करो। In adulthood, particularly living with chronic illness such as heart disease or cancer has mental health implications। तो देखो अगर अडल्टहुड की बात करें तो यहाँ पे बंदा ना इमोशनली थोड़ा सा लो फील करने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्रॉनिक इलनेस होती है, जैसे हार्ट डिजीज़ हो गई, मान लो कैंसर हो गया, तो इसकी वजह से इंसान के इमोशंस पे भी बुरा असर पड़ता है। उसको लगता है कि कोई भी उसके साथ नहीं है, वो कभी भी पॉजिटिव फील नहीं करता अपने लिए। स्ट्रेस कैन अफेक्ट द इंडिविजुअल इन सेवरल वेज, कंट्रीब्यूट टू इरिटेबिलिटी, हार्टबर्न, हेडेक्स, हार्ट डिजीज़ एंड परहैप्स कैंसर। तो स्ट्रेस की वजह से ना बहुत सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं। स्ट्रेस आपको बहुत तरीके से प्रभावित कर सकता है। ठीक है, स्ट्रेस होगा तो आप इरिटेटिंग फील करोगे ही करोगे, आपके सीने में जलन होगी, हेडेक होगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको हार्ट डिजीज़ और कैंसर भी हो सकता है। स्ट्रेस कैन नॉट बी कम्प्लीटली अवॉइडेड। देखो स्ट्रेस ऐसी चीज़ है ना, वो सबको होता है, किसी को बहुत ज़्यादा होता है, किसी को थोड़ा कम होता है, लेकिन स्ट्रेस को आप कम्प्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते। हाउएवर वन कैन लर्न टू कोप विद स्ट्रेस। तो आप अवॉइड तो एकदम नहीं कर सकते, लेकिन आप स्ट्रेस से बचना सीख सकते हो, आप स्ट्रेस को कम करना सीख सकते हो। तो आगे फिगर 2 में बताया गया है कि कैसे स्ट्रेस को आपको कम करना है। हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ कैन पॉजिटिवली इम्पैक्ट ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग। तो अगर जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, मान लो फिजिकल एक्सरसाइज हो गई, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, तो इससे क्या होता है, इससे आपकी हेल्थ पे, वेलबींग पे पॉजिटिव असर पड़ता है। इससे आपका ओवरऑल हेल्थ अच्छी होती है, चाहे मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, सोशल हेल्थ हो, इंटेलेक्चुअल हेल्थ हो, कोई भी हेल्थ हो। ठीक है, अब बात करेंगे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की। दिस एड्रेसेस वंस कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट इन seeking meaning and purpose of life and living in general in human existence itself। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में आप क्या करते हो, आप अपनी लाइफ की मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते हो। आप सोचते हो कि आप जिंदा क्यों हो, क्या पर्पस है आपकी लाइफ का। ठीक है, तो आप अपने एग्जिस्टेंस की वजह ढूंढते हो कि आप आखिर आप एग्जिस्ट क्यों कर रहे हो इस धरती पे। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी जनरली रिलेट्स टू बेटर मेंटल हेल्थ, ग्रेटर वेलबींग एंड हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है ना, तो इसको आप उससे रिलेट कर सकते हो। अगर आप स्पिरिचुअली अच्छा फील करते हो तो आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी, आप का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो हायर होगी। फिजिकल हेल्थ एंड मेडिकल आउटकम्स में ऑल्सो बी अफेक्टेड। तो
अगर आप स्पिरिचुअली अच्छा फील कर रहे हो तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छा होगा, और आपका जो इससे मेडिकल आउटकम मिलते हैं, इससे अगर जो आपके दवाओं के जो रिजल्ट मिलते हैं ना वो भी पॉजिटिव मिलते हैं। आप अगर कोई दवा ले रहे हो, आपकी कोई मेडिकेशन चल रही है, तो वहाँ पे अगर आप के अंदर स्पिरिचुअलिटी है, आप समझते हो कि आप क्यों जिंदा हो, आपकी लाइफ का मतलब क्या है, तो फिर वो दवाएं भी आपको अच्छे से असर करेगी। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी कैन हेल्प पर्सन्स टू कोप विथ प्रॉब्लम इवन रिलेटेड टू फिजिकल हेल्थ। तो स्पिरिचुअलिटी इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि अगर आप को कोई फिजिकल प्रॉब्लम भी है, आपकी अगर फिजिकल हेल्थ भी खराब है, तो उसको भी सही करने में स्पिरिचुअलिटी मदद करती है। ठीक है, अब स्पिरिचुअलिटी का मतलब मैंने बता दिया कि आप सोचते हो कि आप जिंदा क्यों हो, आप अपने लाइफ की मीनिंग को समझते हो, आप अपने लाइफ के पर्पस को समझते हो, आप अपने एग्जिस्टेंस की वजह समझते हो। ठीक है, इन अ पॉजिटिव वे। ऐसा नहीं कि आप हमेशा नेगेटिव नेगेटिव फील करने लगो, तो उसको आप स्पिरिचुअलिटी नहीं बोलोगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट। नाम से समझ में आ रहा है यहाँ पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात कही जाएगी। दिस डील्स विद द इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड द इन्वायरमेंट। इसमें क्या बताया जाता है, इंटरडिपेंडेंस बताई जाती है कि कैसे हम ह्यूमन और इन्वायरमेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। अवेयरनेस ऑफ द critical role the environment plays in our individual well-being and that all human activity affect the environment is required। तो देखो, आपके अंदर ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि इन्वायरमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, हम में से हर एक के लिए इन्वायरमेंट ज़रूरी है, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने इन्वायरमेंट को अच्छा रखें, अपने इन्वायरमेंट को हेल्दी रखें, और हमारी एक्टिविटी का असर इन्वायरमेंट पे पड़ता है, तो हमको अपनी एक्टिविटी में भी सुधार लाने की ज़रूरत है। तो हमारे अंदर ये अवेयरनेस आनी चाहिए कि इन्वायरमेंट कितना ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है, और हम कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं इन्वायरमेंट के लिए, हमारी एक्टिविटी कितना ज़्यादा अफेक्ट कर सकती हैं इन्वायरमेंट को। Environmental degradation and destruction by human beings is jeopardizing the availability of natural resources, leading to several major problems that will compromise the quality of human life। देखो, जो ह्यूमन बींग्स की वजह से डिस्ट्रक्शन हो रहा है इन्वायरमेंट में, जो इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, उसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज की क्या हो रही है, कमी हो रही है। नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी खतरे में पड़ रही है। जेपरडाइजिंग का मतलब होता है खतरे में डालना। तो हम नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को भी क्या कर रहे हैं, खतरे में डाल रहे हैं। अगर हम इन्वायरमेंट को डिस्ट्रक्ट करेंगे, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन होगा, तो ऑब्वियसली नेचुरल रिसोर्सेज हमको नहीं मिल पाएंगे उतने अच्छे से, और फिर जो हमारी लाइफ की क्वालिटी है ना, वो कम होने लगेगी, वो खराब होने लगेगी। ठीक है, तो इसी वजह से ये बताया गया है कि इन्वायरमेंट का और ह्यूमन का जो रिलेशनशिप होता है ना, वो ऐसा होता है कि अगर इन्वायरमेंट को हम नुकसान पहुंचाएंगे तो उसकी वजह से हमको भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, अब है फाइनेंशियल एस्पेक्ट। This focuses on informed decision making and learning how to manage financial resources wisely, save, invest and plan for the future। तो यहाँ पे किस पे फोकस किया गया है, यहाँ पे ये बताया गया है कि हम कैसे डिसीजन मेकिंग के थ्रू अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं, अपने पैसों को सेव कर सकते हैं, कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं। In a monetized society, a society that functions largely on monetary transaction, adequate financial resources are required to achieve health and well-being। देखो, जो हमारी सोसाइटी है ना, वो मोनेटाइज्ड है, मतलब हमारे यहाँ ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो पैसे से होते हैं, जो भी लेन देन होता है वो पैसे से होता है। तो इसी वजह से अगर हम अच्छी हेल्थ पाना चाहते हैं, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको डॉक्टर को फीस देनी पड़ेगी ना, पैसे देने पड़ेंगे। तो अच्छी हेल्थ और वेलबींग के लिए भी हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है। एवरी पर्सन हैज़ टू वर्क हार्ड एंड बी प्रोडक्टिव to have sufficient finances, not only at the micro level, individual and family, but also at the macro level, community, region, state and national level।
तो हर पर्सन के अंदर इतनी प्रोडक्टिविटी तो होनी ही चाहिए कि वो अपने फाइनेंसेस को देख सके, अपने जो भी खर्चे हैं उसको उठा सके। ठीक है, तो हर पर्सन को हार्ड वर्क करना चाहिए ताकि वो अपने जो भी खर्चे हैं उसको उठा सके। ठीक है, सिर्फ अपना और अपनी फैमिली के लिए ही नहीं वो कुछ अच्छा कर पाए, बल्कि साथ ही साथ वो अपनी कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी, अपने नेशन के लिए भी अच्छा करे। जैसे होता है ना, बहुत सारे जो रिच पर्सन्स होते हैं वो चैरिटी करते रहते हैं, वो किसी ना किसी एनजीओ में जाके कुछ पैसे देते हैं, कहीं ना कहीं वो चैरिटी करते रहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, वो अपनी फैमिली, अपने आप को तो संभाल ही रहे हैं, साथ ही साथ वो अपनी कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जो क्या होते हैं, जो हमारी वेलनेस को बताते हैं कि कहाँ कहाँ हमें वेलनेस की ज़रूरत होती है, कैसे हम वेलनेस को डिफ़ाइन कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि वेलनेस कितने तरह की होती हैं। तो ये कुछ डायमेंशंस थे वेलनेस के। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेस एंड कोपिंग विथ स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है और कैसे हम स्ट्रेस से बच सकते हैं। Stress is unavoidable in daily life and has both positive and negative connotation in the personal and professional roles. देखो, स्ट्रेस ऐसी चीज़ है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, मैंने पहले भी बताया था, और इसका पॉजिटिव और नेगेटिव असर पड़ता ही है हमारी पर्सनल लाइफ पे और साथ ही साथ हमारी प्रोफेशनल लाइफ पे भी। सम स्ट्रेस कैन मोटिवेट एंड एनर्जाइज वन टू परफॉर्म बेटर एंड बी मोर एफिशिएंट। देखो, कुछ स्ट्रेस ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, जो हमको मोटिवेट करते हैं, हमको एनर्जी देते हैं कि हम अच्छा परफॉर्म करें और भी अच्छा करें अपनी फील्ड में। When stress has a positive effect, it is termed यूस्ट्रेस। तो देखो, जब भी स्ट्रेस का पॉजिटिव इफेक्ट होता है तो इसको हम यूस्ट्रेस बोलते हैं। व्हेन स्ट्रेस एडवर्सली अफेक्ट परफॉर्मेंस, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, इट इज़ नोन एज डिस्ट्रेस। तो जब भी स्ट्रेस का बुरा असर पड़ता है हमारी परफॉर्मेंस पे, फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे, तो इसको हम डिस्ट्रेस बोलते हैं, डिस्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो दो तरह से स्ट्रेस को डिवाइड किया गया है। अगर स्ट्रेस का पॉजिटिव असर पड़ता है तो उसको यूस्ट्रेस बोलते हैं, अगर स्ट्रेस का नेगेटिव असर पड़ता है, खराब असर पड़ता है, तो उसको डिस्ट्रेस बोलते हैं। At the simplistic level, one can assess oneself through the activity given below. तो अपने स्ट्रेस का लेवल आप नीचे दी गई एक्टिविटी के थ्रू पता कर सकते हो कि स्ट्रेस है भी कि नहीं है तो कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। एवरी ह्यूमन बीइंग, यंग और ओल्ड, मेल और फीमेल, वेल्दी और पुअर, इन गुड और पुअर हेल्थ, will benefit by learning to cope with stress in order to enhance well-being and improve their quality of life. तो कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो ओल्ड हो, यंग हो, मेल हो, फीमेल हो, रिच हो, पुअर हो, कैसा भी हो, सबको स्ट्रेस को कोप करना आना चाहिए, स्ट्रेस से बाहर निकलना आना चाहिए, स्ट्रेस को डील करना आना चाहिए। तभी वो अपनी वेलबींग को भी इन्हेंस कर पाएगा, साथ ही साथ अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव कर पाएगा। ठीक है, देयर आर वेरियस स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स विच आर इंडिकेट्स इन फिगर 2। तो बहुत सारी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं जो कि इस फिगर में दिखाई गई हैं, फिगर 2 में। द डिसीजन टू यूज वन और टू टेक्निक्स इज अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल चॉइस। तो आप किस टेक्निक को यूज़ करते हो, एक टेक्निक यूज़ करते हो या दो टेक्निक यूज़ करते हो, ये आपकी अपनी खुद की चॉइस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, सिंपल टेक्निक्स हैं अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। देखो, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे कैसे आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। तो सबसे पहला है टॉकिंग विद फ्रेंड्स, फैमिली, योगा, हॉबी, आपकी जो भी हॉबी है आप उसको करो, म्यूजिक, स्पिरिचुअलिटी, रीडिंग, रिलैक्सेशन। तो ये सारी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हो। ठीक है, research shows that person who take care of themselves and manage their lifestyles are healthier, more productive, have fewer absence from work and make fewer demands for medical services. तो रिसर्च में बताया गया है कि वो पर्सन जो अपनी खुद की केयर करते हैं वो अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दियर बना सकते हैं, अपने आप को बहुत अच्छी तरह से प्रोडक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो वर्क प्लेस पे अपसेंट हो जाते थे, वर्क प्लेस पे नहीं जा पाते थे किसी बीमारी की वजह से, वो भी
ख़त्म हो जाएगा, आप अपने काम को अच्छे से कर पाओगे बिना अपसेंट हुए। उसके बाद जो भी मेडिकल सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती हैं वो आपको नहीं पड़ेगी अगर आप अपने आपकी केयर करते हो तो। इट इज़ नॉट मेडिकल केयर अलोन, रेदर कंसिस्टेंट सेल्फ केयर विच प्रमोट्स बेटर हेल्थ एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेडिकल केयर की बात नहीं हो रही है। ऐसा नहीं कि आपको कहा जा रहा है कि आप खूब सारी दवाएं खाओ और अपने आप की केयर करो, नहीं। आपको अपनी हेल्थ को प्रमोट करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, ठीक है। आपको इमोशनली भी अच्छा फील करना है, तो उसके लिए क्या करोगे, आप मेडिटेशन करोगे। तो इसी तरह से आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हो, अपनी केयर कर सकते हो। और जब अपनी आप की आप केयर करोगे तो आपके लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। चाहे आपकी फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, सोशल हेल्थ हो, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट हो, आपकी लाइफ का सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पे ये नोट फॉर टीचर्स है, वो बीएमआई के क्लासिफिकेशन के लिए, ये आपको नहीं पढ़ना। इसके बाद कुछ की टर्म्स हैं एंड देयर मीनिंग्स हैं। तो वेलनेस क्या होती है पता ही है, कट ऑफ पॉइंट ये बीएमआई में होता है, ये मैंने बता दिया है आपको। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। फिर भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।